हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टेस्ट नंबर 24। ठीक है, मतलब ये मुझे काफ़ी पहले करवाना चाहिए था वैसे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हमारे टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं और करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 24 से हमारे ये टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो पहले के थे वो सब्जेक्ट वाइज थे, वो भी हमने हालांकि किए तो नहीं है, एक ही किया अभी तक, टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा देखिए इसको अब हम करेंगे ताकि हमारे जो सेल्फ एनालिसिस है उसके बारे में हम जान सकें, मतलब हम एक तरह से कितने पानी में हैं ये हमें पता चल सके। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे। 50 से 60 आ रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन लेना है, और इससे कम आ रहे हैं तो फिर आपको बेसिक 3 या 4 अगर आपके जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर आपको कमांड करना होगा इन 2-3 महीने में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर का जो सिलेबस है वो फुल लेंथ टेस्ट है हमारा, तो इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस प्लस करंट अफेयर। ठीक है, तो ये 5-6 टेस्ट पेपर हैं, इनको अच्छे से एनालाइज आप करिए, इसको दीजिए, देखिए कितना आता है। उसके बाद आप अपने जो बेसिक जो आपके सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये मेन 4 सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको कमांड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में जैसे 2 सब्जेक्ट तो हमारे एंशिएंट और जो मेडिएवल है वो तो हमारा आता ही नहीं है मेंस में। ठीक है, तो अगर हम उसे स्किप भी करते हैं, मतलब टाइम कम है अब, उनको स्किप भी करेंगे, तो उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम जो है पढ़ के अच्छे से अगर 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे उसे, और कोई उसके ऊपर बेस्ट अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाए या इस टाइप से कुछ हो जाए, तो इसी के जैसे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 4 सब्जेक्ट पे आज आप अच्छे से जो है वर्क कर सकते हैं इन 3-4 महीनों में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होता है, ठीक है, इसकी विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके बारे में है ये। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या है, ये वे दीर्घकाल तक पर्यावरण में स्थायी बने रहते हैं, हो सकता है उन्हें वायु और जल के द्वारा लंबी दूरी तक परिवहित किया जाता है, मतलब ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो हो सकता है ये भी वे जीवित जीवों के जो वसायुक्त ऊतक होते हैं उसमें घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो 1 2 2 1 3 1 2 3 जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स आपने सुना होगा, उसके संदर्भ में विचार करना है। तो यह शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली आवश्यक जो कैलोरी है उसकी एक माप है, तो हो सकता है। WHO के अनुसार BMI किस लिमिट में होना चाहिए, 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो आपका ओवरवेट है, इससे कम है तो कम वेट में रहता है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर ये हमारे पॉइंट सही हुए तो। ठीक है, तो इसका वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए, 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल 2। ये स्टेटमेंट ठीक है, और बाकी पहले वाली गलत है। BMI क्या होता है, तो जो हमारा वेट टू हाइट का रेशियो होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसे जो है कैलकुलेट किया जाता है, आपको कितना वेट है और कितनी हाइट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थर्ड क्या है, तो जो वर्ष 1969 था उसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित में से कौन से तात्कालिक परिणाम थे। 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, आपने सुना होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसमें जो है जो कृषि क्षेत्र थे उसके लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि हुई थी, हो सकता है। वित्तीय बचत में वृद्धि हुई थी, ये भी हो सकता है। धन की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी, ठीक है, मुद्रास्फीति में, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या थे, यहाँ पे सही हैं। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, जो टेलीग्राम पे वो है ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे सेंड कर दूँगा इसे। तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का डायरेक्ट एक ना एक आ ही जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आए थे, तो इस साल हो सकता है कि यूपी का मतलब अनप्रिडिक्टेबल, तो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर लिया जाए, क्योंकि इस साल जो है करंट अफेयर में काफ़ी कुछ घटित हो गया कोरोना की वजह से। ठीक है, वर्चुअल जैसे हुई मीटिंग हुई, कितने सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई है ना, तो करंट अफेयर को इस साल काफ़ी जो है
उसमें रखा जा सकता है रेशियो में, ठीक है। तो अच्छे से आप फोकस करिए करंट अफेयर पे। तो WWF के द्वारा जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है, या फिर इसके अलावा टेरी जो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान है, उसके अलावा MOEF एंड CC पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOES पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो किसके द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन का आकलन किया जाता है भारतीय क्षेत्र पर? तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो जलवायु परिवर्तन का आकलन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही पढ़ते हैं। तो इस जो टेस्ट पेपर है इसको कोशिश करेगा कि ये जो 24 से और जितने भी फुल फ्लैश्ड हैं आप सबको कंप्लीट करें, ठीक है। यकीन मानिएगा इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जो है एक तो आपको एनालाइज होगा और आप अगले 2-3 महीने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूज़ हो पाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आ ही जाएंगे, वो तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे उनमें से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो सीतन वासल चित्रकला है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चित्रकला कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली जो श्लोत्कीकरण जो चित्रकला है वो है। ये चित्रकला जैन धर्म से संबंधित है, ये भी हो सकता है। तो 1-2 ना तो 1 ना तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केवल 2। ये सही है, जैन धर्म से है। पर ये पाई कहाँ पे जाती है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। सीतन वासल कहाँ पे? तमिलनाडु में, TN, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेगी। अगर आपके पास टाइम है तो कृपया जाके उसे कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर 4th क्वेश्चन किया, तो ये चारों क्या क्या करते हैं इसके बारे में उसमें बताया गया अच्छे से, ठीक है। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो जो नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी है उसमें औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाला एक मंच है जो वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन जो GITA है उसको विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से इसे विकसित किया जाता है? तो देखते हैं किसके द्वारा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है C। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है? जो GITA है वो DST के साथ जो है किसके साथ मिलकर? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमारा GITA क्या है? ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस जो है, ठीक है। इसका नौवे जो स्थापना दिवस था उस पर इसको जो है संयुक्त रूप से निकाला गया था भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। तो बर्ड ऑफ प्रे जो शिकारी पक्षी होते हैं उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पक्षी आकार में छोटे होते हैं, एक साथ बड़े झुंडों में रहते हैं, तो ये हो सकता है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है। शिकारी पक्षियों की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण मतलब तेज़ी से देखते हैं एक तरह से, द्विनेत्री दृष्टि सीमा विस्तृत होती है, ये भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप मतलब अगर आपने कोई ऐसा पक्षी देखा हो, बाज वगैरह, चील वगैरह, तो उसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं उस पर देखा हो हिस्ट्री वगैरह में, क्या बोलते हैं उसे, जो हिस्ट्री के ज्योग्राफी चैनल होते हैं, गौरैया और तोता शिकारी पक्षियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये भी। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो केवल 2, 2-3, 1-2, 1-2-3, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने तोता आपने कभी देखा हो तो वो शिकारी पक्षियों में आता है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो जाती है ना। उसके अलावा ये पक्षी छोटे होते हैं और एक साथ बड़े झुंडों में रहते हैं। अब शिकारी पक्षी जैसे बाज वगैरह का अगर आपने इमेजिन किया अपने मन में, तो कितने बड़े आकार के होते हैं वो, है ना। छोटे जो होते हैं जैसे कुत्ते के बच्चे या भेड़ के बच्चे होते हैं, इस टाइप को तो उठा के ही ले जाते हैं वो। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं पे गलत हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, ठीक है। काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं वो, फिर भी देख लेते हैं ना। और द्विनेत्री दृष्टि सीमा विस्तृत होती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट की अगर ये वाला पॉइंट ठीक है तो आप यहाँ पे आपको रिस्क ले सकते हैं आप कि ये ठीक ही होगा, ठीक है। द्विनेत्री इसकी दृष्टि सीमा विस्तृत होती है, मतलब काफ़ी दूर तक ये जो है देख सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। तो जो PSCs हैं, संसदीय स्थायी समितियाँ हैं, उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो संसदीय स्थायी समितियाँ स्थायी निकाय है, हो सकता है, जिसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, हर साल किया जाता है, ये भी हो सकता है। ये सतत रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सभी विधेयकों की संवीक्षा किसी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जानी चाहिए, तो ये भी हो सकता है। तो उसके बाद देखिए वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए 1-2, 1-2, ना तो 1 ना तो 2। तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने इस टाइप की लाइन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि जो ये समितियाँ होती है वो स्थायी निकाय होती है जिनका गठन प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, अगर पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी आपको लगता है कि ये मैंने सही पढ़ा था तो आप थोड़ा बहुत उसमें रिस्क ले सकते हैं ना। अगर आपको ये पता है कि वो प्रतिवर्ष गठित होती है तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इसका रिस्क लेना होगा। ये सतत रूप से कार्य करती है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है तो उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसमें, है ना। जो मतलब उसके मूलभूत जो तत्व हैं वो तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेंगे। उसके अलावा ये जो है स्थायी निकाय होते हैं, यहाँ पे आपको अगर नहीं पता तो आपको रिस्क लेना होगा। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। और सेकंड जो है तो इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारी ये समितियाँ होती है वो किसी विधेयक की या जो संवीक्षा है वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, पर ये अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, जो हालिया सत्र था उसमें जो है ऐसा मतलब जो विधेयक थे उनकी संवीक्षा नहीं की गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर हम 9th क्वेश्चन देखते हैं तो रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो काबर ताल आर्द्रभूमि उत्तराखंड हो सकता है। आसन संरक्षण रिजर्व, तो ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी हो सकता है। नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये महाराष्ट्र में, तो ये भी हो सकता है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए 1, 1, 2, 2, 3 या 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, सिर्फ हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो बाकी दोनों भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये दोनों जो है अभी ऐड किए गए हैं, तो इसकी वजह से दक्षिण एशिया में टोटल जो हमारा रामसर साइड है वो 39 हो गई है। ठीक है, तो जो हमारा आसन संरक्षण रिजर्व है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, और काबरताल आर्द्रभूमि ये है बिहार में। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं और ये सही हो जाता है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, तो जो भारतीय निक्षेपागार रसीद है उसके संदर्भ में इन कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, यह घरेलू निवेशकों को विदेशी राष्ट्रों की कंपनियों की जो इक्विटी होती है उसमें निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। हो सकता है भारतीय निक्षेपागार रसीद को भारतीय रूप में मूल्य वर्गित किया जाता है। हो सकता है, तो कौन सा इसमें से सही है, 1, 2, ना तो 1 ना तो 2। तो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा भारतीय निक्षेपागार रसीद है ये क्या होता है, ये एक जो है विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित कोई जो कंपनी या फिर इकाई जो होती है उसके द्वारा जारी की गई कुछ प्रतिभूतियाँ होती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, तो ये विदेशों में जो क्षेत्राधिकार में जो कंपनी है उसके द्वारा कुछ प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है, जो कि शेयर बॉन्ड ये सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हम वहाँ की कंपनियों में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, तो व्यापारिक पवनों के संदर्भ में। ठीक है, व्यापारिक पवनें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में, जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो कैंसर है ना, नीचे हमारी कैप्रिकॉन है, ऊपर कैंसर है। ठीक है, तो उसके जो है ठीक उत्तर और दक्षिण में व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, कि जो व्यापारिक पवन है वो मान लीजिए अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसके पूर्व और पश्चिम में जो है पूर्व से उत्तर और दक्षिण में जो है पूर्व से ये मान लीजिए ईस्ट है यहाँ से और पश्चिम की ओर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है। व्यापारिक पवनें जो है वो महासागरों की तुलना में स्थलीय भाग पर अधिक जो है नियमित और स्थिर होती हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वहाँ जो महासागर है उनकी तुलना पर जो स्थल है वहाँ पे अधिक जो रेगुलर मतलब नियमित और स्थिर होती है वहाँ पे जब बहती हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। कौन सा कथन सही है, 1, 2, 1, 2, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो केवल एक क्या है, सही है। मतलब भूमध्य जो हमारी रेखा है उसके ऊपर से नीचे में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हमारी उल्टी दे रखी है। ठीक है, तो ये जो नियमित और स्थिर ज़्यादा कहाँ पे बहती है, तो महासागरों के ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा भूमध्य मैंने कर्क रेखा को बता दिया। भूमध्य रेखा हमारी जो इक्वेटर होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे मतलब 2 बराबर भागों में जो बांट देता है वो होता है। ठीक है, ऊपर इसके जो है कर्क रेखा होती है और नीचे मकर रेखा, कैंसर और कैप्रिकॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो 12वां क्वेश्चन जो है, जो बिंबिसार थे उनके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। वह बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था। तो हो सकता है उसने साम्राज्य विस्तार हेतु एक त्रिसूत्री नीति जिसका नाम था वैवाहिक गठबंधन, एक सेकंड, तो वैवाहिक गठबंधन, शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता और शक्तिशाली पड़ोसियों पर विजय का अनुसरण किया। ठीक है, मतलब इन 3 नीतियों का जो है पालन किया। वैवाहिक गठबंधन, शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता और शक्तिहीन पड़ोसियों पर विजय, इसका अनुसरण किया। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी नेगेटिव है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो हो सकते तीनों, आप पॉज करके तीनों को जो है इसका आंसर दीजिए। 1 3, 1 2, 2 3 या 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1 और 2, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, तो जो बिंबिसार था उसने जो गिरिव्रज था, ठीक है, उसको राजधानी बनाया था। उसके पुत्र ने, जो अजातशत्रु था, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। जो अजातशत्रु का भी पुत्र था, मतलब बिंबिसार का पोता कहेंगे, जिसका नाम क्या था? उदय या उदयन, उसने जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसलिए कथन 3 क्या है? सही नहीं है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब 13 देखते हैं। तो उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली जो गतिविधियां, उनके संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है? शासकीय गुप्त जो है शासकीय गुप्त बात अधिनियम का पारित होना, नाटुबंदों का निर्वासन, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इन तीनों को जो है क्रम में कौन सी पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, तो इनको ऑप्शन को देखिए और वीडियो पॉज करके आप जो है आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सबसे पहले ये हुआ था थर्ड, उसके बाद क्या हुआ था? सेकंड, नाटुबंदों का निर्वासन, फिर हुआ था इसमें फर्स्ट हुआ था। तो नाटुबंदों कब हुए थे? 1897 में निर्वासित हुए थे, और ये कब हुआ था? तो 1904 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 14 देखिए, तो हाल ही में जो सुर्खियों में एक जो पद है पाली बेजार, ठीक है, पॉली बेजार संदर्भित करता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस्पात कारखानों से जो उत्सर्जित होने वाला एक विषाक्त रसायन, तो हो सकता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित जो खतरनाक कीटनाशक था, ये भी हो सकता है। हाल ही में अंतरिक्ष उपकरणों के उत्पादन हेतु विकसित एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक, ये भी हो सकता है। पशुओं में जो जठरांत्र अवरोध का कारण बनने वाला सुदृढ़ता से पैक किया हुआ एक अपचनीय पदार्थ, तो ये भी हो सकता है पॉलीबेजार। ठीक है, बेजार। ठीक है, बेजार मतलब स्पेलिंग में ये BEZOAR है, ध्यान रखिएगा। तो इसका वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, पशु में जठरांत्र अवरोध का कारण बनने वाला सुदृढ़ता से पैक किया हुआ एक अपचनीय पदार्थ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो जर्नल ऑफ एरिड एनवायरनमेंट। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में जो है प्रकाशित की गई थी? तो प्लास्टिक खाने वाले जो ऊँट है उनकी दुर्दशा, मतलब वहाँ के जो कुबड़दार ऊँट होते हैं संयुक्त राज्य अरब अमीरात के, वो इसको खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके लिए ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 15वां क्वेश्चन है, तो किन तरीक़ों से जो है शैवाल जो प्रस्फुटन होता है वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है? तो विषाक्त पदार्थों का उत्पादन, अनोक्सी स्थिति उत्पन्न होना, जीवों के लिए जो प्रकाश अवरुद्ध होता है, मछली के गलफड़ों का अवरुद्ध होना। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसके ऑप्शन देखिए 1 2 3, 2 3 1 4, 1 2 3 4। तो आंसर दिया होगा आपने उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन इन चारों की वजह से होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो वैनेडियम धातु जो आपने सुना होगा, इन कथनों पर विचार कीजिए इसके रिस्पेक्ट में। यह एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग इस्पात जो होता है उसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। हो सकता है अधिकांश लौह अयस्क के जो धातु मेल होते हैं जिसे स्लैग से प्राप्त जो है किया जाता है। ये भी हो सकता है भारत में वैनेडियम के सबसे बड़े भंडारक झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 2 1 3, 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है,
उसके अलावा देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो वेनेडियम के सबसे बड़े भंडारक कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा में, ठीक है। ये 1 2 3 है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्षेत्र और उनके जो यूटी शासित प्रदेश हैं, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश, नाकुला सिक्किम, डेमचोक लद्दाख, ठीक है। आपको ये बताना है ये मतलब इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसमें से बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। 1 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है तीनों स्टेट बिल्कुल सही है। तवांग अरुणाचल प्रदेश, नाकलू सिक्किम, डेमचौक लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जो भुगतान बैंक होते हैं उसके संदर्भ में विचार करना कथनों पर। इन्हें जो है, जो आरबीआई है उसके द्वारा निर्धारित संचालित जो चलनिधि अनुपात है, एसएलआर रेशियो, आपको पता होगा, संबंधी अनिवार्यताओं को पूर्ण करने में आवश्यकता इनकी नहीं होती है। हो सकता है ये क्रेडिट कार्ड सेवा अथवा ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपने स्वयं के जो एटीएम होते हैं वो स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। तो 1 2 1 3 2 3 1 2 3। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए क्या है, नहीं है। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट, तो वो सही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में और मिस हो गया था लास्ट, उसमें तो मैंने वो बताया था, मतलब एक बच्चे ने बताया तो मैंने आपको आगे कन्वे किया था, ठीक है। तो देखिए ये जो है जो टेस्ट पेपर 1 था उसमें 65 क्वेश्चन में ऐसे ही रह गया था, वो नहीं है। यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमारा है, आपने आंसर दे दिया होगा, बी 1 और 3 हमारी सही नहीं है। बाकी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड सेवा अथवा ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो देखिए एसएलआर रेशियो आपने अगर पढ़ा हो तो इसको जो है बैंकों में रखा जाता है, ठीक है। तो 25% के तकरीबन रखा जाएगा इस जो भुगतान बैंक होते हैं उनमें। तो यहाँ पे क्या है, आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता होगी, 25% आपको एसएलआर जो है वाणिज्यिक बैंकों में सेव रखना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है एटीएम स्थापित करने की अनुमति नहीं है, तो ये गलत है, स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और भी अन्य जो धन प्रेषण सेवाएं हैं उनको भी जो है ये लागू करते हैं। उसके बाद देखिए 19वां, तो अमरावती संगमरमर जो कि 120 मूर्तियों और अभिलेखों का एक संग्रह है, अमरावती संगमरमर। इन्हें गुंटूर में अमरावती महाचैत्य से अन्वेषित किया गया है। इसे वर्तमान में लंदन स्थित जो ब्रिटिश संग्रहालय उसमें रखा गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद से है, ठीक है। तो एलेक्जेंडर कंगिंगम, एच कोल, वॉल्टर एलियट और जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो अमरावती संगमरमर, इसके बारे में अच्छे से इसको डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्टर एटिलियट, ठीक है, एलियट, वॉल्टर एलियट। तो जैसा आपको पता होगा कि मतलब जो कोहिनूर है और अमरावती संगमरमर है ये वहीं ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। 2014 से 20 तक टोटल 40 कला की वस्तुएं जो है भारत अभी तक जो है अपने देश में वापस ला चुका है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो बीहड़ होता है, जो निम्नलिखित में से कौन से जो भारत में जो बीहड़ होता है और अवनलिकाएँ जो होती है उनके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तो कौन सा है, यमुना चंबल क्षेत्र हो सकता है, पंजाब शिवालिक गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, ये भी हो सकता है। तो सही उत्तर चुनिए, 2 3 1 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है हमारे तीनों, 1 2 3, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। तो खड्ड और बीहड़ क्या होता है, जो मृदा का अपर्दन होता है, मतलब बारिश होने से क्या होता है, मिट्टी हटती जाती है। जैसे आप अगर कभी चंबल की घाटी से गए हो मध्य प्रदेश में, तो आपने देखा होगा इस टाइप से वो बनी हुई है पहाड़ियाँ काफ़ी सारी, मतलब वो वर्षा की वजह से उनका मिट्टी जो है कटाक्ष होकर बहती चली गई, ठीक है। तो ये तीनों ऊपर से, इसके अलावा एक और होता है गुजरात खड्ड क्षेत्र, ठीक है, ये भी जो है इसी में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां। तो इस सिलसिले के जो सूफी संत हैं उनको शासक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। इन्होंने युद्ध में और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने राजनीतिक जो संदेशवाहक होते हैं एवं जो राजदूत हैं उनके रूप में कार्य किया। शाही दरबार में सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। इन्होंने जो शाही सहायता है उसके रूप में जहांगीर और उपहार स्वीकार किए।
सॉरी जागीर, जहांगीर नहीं, जागीर और उपहार जो है स्वीकार किए। हालांकि इस सिलसिले को शेख शिहाबुद्दीन द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु इसे भारत में शेख बहाउद्दीन जकरिया द्वारा स्थापित किया गया। तो ये जो सूफ़ी जो सिलसिले हैं उसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुहरावर्दी। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया ये सुहरावर्दी का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो लॉर्ड लिटन थे उनके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध गौरवपूर्ण पार्थक्य नीति, जो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है, उसका पालन किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है? नेपाल, अफ़गानिस्तान, सिंध, मद्रास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अफ़गानिस्तान के लिए जो है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व का पालन जो है किया गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो आरबीआई है उसने हाल ही में जो उद्यमिता और नवीनीकरण जो संसाधन है उनको शामिल करने हेतु जो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र है उसको उधार जो पीएसएल है उससे संबंधित जो गाइडलाइंस है उसको संशोधित किया है। ठीक है, इस संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथन उन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, जो पीएसएल होता है तो इसके अंतर्गत जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार है पीएसएल है, वो संबंधी जो प्रावधान है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं हमारे आरआरबीज होते हैं, स्थानीय क्षेत्र बैंक, लोकल एरिया बैंक जो होते हैं, और जो शहरी सरकारी बैंक होते हैं, ये उन पर लागू होता है। हो सकता है सभी क्षेत्रीय बैंक जो हैं उनको अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% जो हिस्सा है वो पीएसएल के लिए अलग रखना होगा। ये भी हो सकता है पीएसएल ऋण देने में लक्ष्य से पीछे रह जाने वाले बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में योगदान करना होगा। ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर जाके आप हल्का से वीडियो को पॉज करके देखिए दोबारा से, और इसको जो है कौन सा कथन इनमें से सही है, तो 1 3 2 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 3। पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, तो जो पीएसएल के लिए रेशियो रखना होता है वो 40% नहीं है, 75% होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो एनबीएफसीज होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरबीआई भारत के सभी जो एनबीएफसी है उसको विनियमित करता है। हो सकता है इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हम। उसके अलावा देखिए ये एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्तियों का आकार 5000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है। हो सकते हैं सभी एनबीएफसी को जो तरलता कवरेज अनुपात है उसके संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो 1 2 3 2 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है चारों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सॉरी, तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये जो है सभी एनबीएफसी को नहीं करता। मतलब जो कुछ एनबीएफसी होते हैं ये उनको जो पंजीकरण करवाते हैं ना, जो बैंकिंग अधिनियम 1934 की धारा 45 आई है उसके अंतर्गत कुछ को जो है पंजीकरण में छूट प्रदान कर सकता है। ठीक है, पर ये उनको विनियमित नहीं करता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 5000 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ऊपर वाली जो होती हैं वो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण होती है। उसके अलावा जो सभी एनबीएफसी होते हैं ये नहीं, सभी की जगह 10,000 करोड़ रुपए से जो ऊपर की जो एनबीएफसीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो तरलता कवरेज अनुपात के संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 25वां। तो निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो नर्मदा नदी घाटी में स्थित हैं? ठीक है, तो ये तीनों देखिए कौन से हैं। तो नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं कौन से वाले जो है नर्मदा नदी घाटी में स्थित हैं। तो 1 2 3 2 4 सही उत्तर चुनना है, 1 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्या है, नोरादेही वन्यजीव, मेघघाट बाघ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये नर्मदा घाटी में स्थित हैं। तो ये जो फोर्थ वाला है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, एक अंधारी नदी है जो वस्तुतः वेनगंगा घाटी से प्रवाहित होने वाली एक छोटी नदी है। ठीक है, जो कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है
उससे होकर बहती है, ठीक है। इसके रास्ते में क्या पड़ते हैं, ताड़ोबा के वन पड़ते हैं, ठीक है, उनसे प्रभावित होती है। इसकी वजह से जो है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है 26वां। तो हाल ही में सुर्खियों में रहे जो पीएम केयर फंड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री इस फंड के जो न्यासी मतलब जो ट्रस्टी होते हैं, बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, हो सकता है। उसके अलावा यह प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित आपदा या संकट के मामले में सहायता और राहत प्रदान करता है, ये भी हो सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इस फंड का अंकेक्षण जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया जाता है द्वारा। तो 1-2 सही उत्तर चुनना है, 1-2-2, 1-3, 1-2-3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वीडियो पॉज करके आप दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जैसा हम इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो पीएम जो केयर फंड है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। उसके अलावा भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं, इस जो कोष होता है उसके पदेन न्यासी होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको पता ही चल गया कि अध्यक्ष कौन हो गए, तो प्रधानमंत्री। बाकी 3 जो है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वही चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसका अंकेक्षण भारत जो कैग है उनके द्वारा नहीं किया जाता अंकेक्षण, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके जो न्यासी होते हैं वो खुद जो है चूज़ करते हैं मेंबर को, स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जो है उनके पीएम केयर फंड का अंकेक्षण किया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी चेक जो किया जाता है वो कैग द्वारा नहीं, जो न्यासी जो चूज़ करेंगे मेंबर उनके द्वारा किया जाएगा, जो कि एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक कहलाते हैं, ठीक है। 26 के बाद देखिए 27वां। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो श्वेत रक्त कोशिका है, वाइट ब्लड सेल्स है, कोशिकाएं हैं, तो पहला जो है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर चुनना आपको 1-3-2, 1-2-3, 1-2-3, 4, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1-2-3, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल। ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल की जो होती है कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो जो 4th वन कंटेंट है वो किसका है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना उसका होता है। उसके अलावा देखिए ल्यूकोसाइट और जो प्लेटलेट जिसे बोलते हैं ना थ्रोम्बोसाइट, वो भी आरबीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्लेटलेट आपको पता ही होगा जैसे कम हो जाते हैं कोरोना में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो फसल प्रणाली में जो फलीदार फसलें होती हैं जिसे लेग्यूमो कहा जाता है, उसको शामिल करने के लिए कृषि संधारणीयता में वृद्धि की जा सकती है। तो हो सकता है निम्नलिखित में से कौन से जो लेग्यूम हैं उनके जो है लाभ हैं। तो सबसे पहले ये मतलब जो लेग्यूम होते हैं फलीदार फसलें, उनके लाभ क्या हैं, तो वो इसमें बताए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, हो सकता है। ये फास्फोरस के विलयीकरण में सहायता करती हैं, ये भी हो सकता है। ये मृदा में जो सूक्ष्मजीवी गतिविधि होती है उसको बाधित करते हैं, फलीदार जो फसलें होती हैं, तो ये भी हो सकता है। ये माइकोराइजल इसकी वृद्धि को कम करती है, माइक्रोराइजल जो होता है। तो इन चारों में से जो है पहला दूसरा क्या क्या इसके जो फ़ायदे हैं, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मदद करता है और फॉस्फोरस के जो विलयकरण होता है उसमें सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित विषयों में किस या किन पर जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचार समान थे, किस विषयों पर जो दोनों थे उनके विचार जो है समान थे, ठीक है। प्रौद्योगिकी चालित आधुनिक अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत धर्म, सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है। तो आपको इनमें सही उत्तर चुनना है। तो इस पर, तीसरे पर, पहले दूसरे पर, या दूसरे पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें किसी में इनके जो है विचार सेम नहीं थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो जो थोक मूल्य सूचकांक होता है और जो सीपीआई होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों आपने पढ़ रखे होंगे, उसके मध्य एक विचलन होता है, ठीक है। तो इस विचलन का जो संभावित कारण है वो क्या हो सकता है। तो सीपीआई जो है बास्केट में आवास और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई बास्केट के भाग नहीं होते ये चीज़ें, दोनों चीज़ें। अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं होते हैं, जबकि सीपीआई में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 1-2, 1-2,
ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक और दो दोनों। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज़ कर लीजिए अगर एग्ज़ाम में आएगा तो। उसके बाद देखिए हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था ये संस्थापक ये, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू हो सकता है। इंडियन एसोसिएशन, के टी तेलंग हो सकता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दिनशा पैटिट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर इनमें से बिल्कुल सही है? तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, आपने ऑप्शन नहीं देखे होंगे, 3 1 2 1 2 3 केवल एक। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है केवल एक, जो है स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, जो मद्रास महाजन सभा थी, तो 1884 में पी आनंद चार्लू द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1885 में, ठीक है। 85 में स्टार्ट हुई थी, के टी जो तेलंग थे और फिरोज शाह मेहता द्वारा, ठीक है। उसके बाद इंडियन जो एसोसिएशन थी वो 1876 में स्टार्ट हुई थी, 1876 में, ठीक है। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है बंगाल के नेतृत्व में इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही है, और ये के टी तेलंग और ये जो है इंडियन एसोसिएशन वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। यहाँ पे फिरोज शाह जो मेहता थे वो भी थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यह अधिनियम सरकारों को किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आलोक में उस वस्तु से संबंधित जो अनुज्ञप्ति देने और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। हो सकता है इन अधिनियम के तहत सरकार किसी भी वस्तु की मूल्य सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाल ही में सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्याज पर जो न्यूनतम निर्यात मूल्य था वो अधिरोपित किया गया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए कौन सी सही है, 1 1 2 1 3 या 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वो इसकी बिल्कुल सही है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, तो मूल्य निर्धारण जो निर्धारित है वो कर सकती है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में तो जो ये अधिनियम है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं किया गया था, ये किया गया था विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 के तहत इसका जो है मिनिमम प्राइस तय किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। तो मध्ययुगीन जो भारत है उसके संदर्भ में जो इक्ता प्रणाली है, ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में इक्ता प्रणाली का आरंभ गजनी के जो महमूद गजनवी थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। हो सकता है इसका केवल प्रशासनिक और राजस्व जो उद्देश्य है उसके हेतु जो है ये प्रदान की जाती थी। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 दोनों, या ना तो एक ना तो दो। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, ना तो एक ना तो दो। ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, तो सुल्ताना द्वारा जो है इक्ता प्रणाली जो भारत के सल्तनत थे उसकी स्थापना के बाद जो सुल्तान थे उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसके अंतर्गत जो हमारे सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्य थे इनके अतिरिक्त और भी उद्देश्य थे जिनके लिए अभिजात वर्ग जो होते थे उनको ये प्रदान की जाती थी, जैसे धार्मिक भवन, संतों, सुल्तानों के मकबरों, मस्जिदों के साथ साथ उन व्यक्तियों की आजीविका के लिए जो है इनके लिए भी जो इक्ता थी वो दी जाती थी, ठीक है। इसलिए कथन 2 भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें हालांकि केवल आया है पर केवल यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि गलत हो जाए। जो केवल होता है वो मैक्सिमम टाइम गलत होता है, पर यहाँ पे आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जो आपको लग रहा हो कि ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हद तक सही भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 34 है, हवाई बीजारोपण, इसके संदर्भ जो एरियल सीडिंग होती है मतलब हवाई जहाज से बीजारोपण करते हैं, तो इन कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें मृतिका और खाद से जो आवृत बीज होते हैं उनका भूमि पर छिड़काव किया जाता है। हो सकता है यह अत्यधिक एवं नियमित वर्षण वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, वहाँ पे ये उपयुक्त होती है। तो
कौन सा कथन इनमें सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? पहला बिल्कुल सही है इसका। अब दूसरे में क्या दिक्कत है? तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जैसे कि कोई सुदूर या फिर दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे मतलब आप जाके बीजारोपण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे क्षेत्र में जहाँ जो श्रमिक है उनकी कमी है, ठीक है, आबादी कम हो, या फिर गहरे नदी खड्ड जहाँ जो मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वनारोपण करना संभव नहीं है, ठीक है, वनारोपण की विधि है पर वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आप जाके मतलब उगा नहीं सकते। वनों की सफाई कटाई अथवा स्थानांतरीय कृषि के द्वारा निरावृत क्षेत्र है उनके लिए, कीट और रोग, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन से बर्बाद हुए क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है विषुवत रेखा पर वाताग्र नहीं बनते हैं, ठीक है। अपसरित परिसंचरण में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। हो सकता है शीत वाताग्र सघन मेघों और भारी वर्षा से संबंधित होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अब दूसरे में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले वाताग्र क्या होता है? जब जो अलग अलग टेम्परेचर की जो एयर होती है ना, हवा होती है, जब दो अलग मतलब मान लीजिए 90 के एंगल पे आके टकरा जाती है, 90 के एंगल इन द सेंस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आके टकरा जाएंगी अलग अलग जो टेम्परेचर की हवाएं हैं, तो उससे जो है वाताग्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाताग्र नहीं बनता है विषुवत रेखा पे, ठीक है, यहाँ पे गर्म ही होते हैं मैक्सिमम हवा। उसके अलावा देखिए अपसरित जो परिसंरचना होती है, इसमें जो हवा होती है ना उसकी जो टेम्परेचर होता है वो पहले से ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाताग्र जो है निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जो शीघ्र वाताग्र है वो सघन मेघों और भारी वर्षा से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन। तो राज्य स्तरीय जो मृत्यु दर लेखा परीक्षा समिति है उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। हो सकता है इसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा आप पॉज करके लिखिए कॉपी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जो स्टेटमेंट 2 है हमारी वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो संबंधित राज्य सरकार होती है, ठीक है। ये इस रेस्पेक्ट में सही है, पर अगर कोविड-19 की बात करें तो इसमें जो हमारा ये है ना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इसके द्वारा जो है मौत का जो वो है आंकड़ा है उसका डाटाबेस एकत्रित किया जा रहा है कोविड-19 से होने वाली मौतों का, ठीक है। पर अगर नॉर्मली हम देखें राज्य स्तर पर जो ये है तो इसको हमारे संबंधित जो राज्य सरकार होता है उसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 37। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो अलेक्जेंडर मूडीमैन था उनके नेतृत्व में मूडीमैन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, ठीक है। तो पहला है 1919 के अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत वांछनीय सुधारों पर विचार करने हेतु। हो सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने हेतु, ये भी हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो किसने किया था आपको पता होगा। भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में संबंधित सुधारों पर निर्णय लेने हेतु। हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है तो अलेक्जेंडर मूडीमैन, जो मूडीमैन समिति थी उसने 1919 के अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत वांछनीय सुधारों पर विचार करने हेतु इसे गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 38 क्वेश्चन। जो निम्नलिखित करों में से कौन से जो GST होते हैं उसके अंतर्गत शामिल है? तो प्रतिकारी शुल्क, हो सकता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य सीमा शुल्क, विलासिता कर, स्टाम्प शुल्क। तो इसमें से जो है सही उत्तर चुनना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 4 5 2 3 4 1 2 3 1 2 4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1 2 4, 1 2 और 4, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, तो ये हमारे GST में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ये जो नैम है गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो बाडुंग सम्मेलन के फलस्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। हो सकता है भारत और पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं।
हो सकता है वर्तमान में 2022 तक भारत इस जो शिखर सम्मेलन है उसका अध्यक्ष है 2022 तक। ठीक है, तो इसके देखिए ऑप्शन क्या है, कौन सा इनमें से सही है, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल एक इसका सही है। बाडूंग सम्मेलन के फलस्वरूप जो नैम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उसका जो है गठन किया गया। ठीक है, जो इसका जो नैम है, इसके जो फर्स्ट जो वो हुआ था, प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड सम्मेलन जिसे बोला जाता है, वो 1961 में हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान इसमें जो शामिल हुआ था वो 1979 में हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा वहीं पे गलत हो जाता है। उसके बाद जो देखिए थर्ड है, उसमें क्या है, जो अजरबैजान है वो 3 साल की अवधि के लिए, मतलब 2022 तक जो है वो 19वें शिखर सम्मेलन तक जो है नैम का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है और पहला हमारा क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 40वां क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो स्पॉट एक्सचेंज के लाभ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। स्पॉट एक्सचेंज, तो पहला क्या है, जो कार्टेलाइजेशन उसकी रोकथाम, प्रतिपक्ष जोखिम से बचाव, प्रभावी मूल्य जो निर्धारण है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें सही जो है, नीचे दिए गए कूट प्रयोगों का सही उत्तर है 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, केवल 3। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा तीनों इसमें सही है। ठीक, तो देखिए जो स्पॉट एक्सचेंज होता है उसका मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो स्पॉट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सारे हमें लाभ मिलते हैं। उसके अलावा जैसे कुशल मूल्य निर्धारण हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से अपरिचित लोगों की भागीदारी होती है इसमें। ठीक है, इस टाइप से जो है आपस में हेल्प मिलती रहती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 41, तो जो सिकाडा था उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ये एक प्रोटोजोआ है जो मनुष्य और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। सिकाडा, ठीक है, हो सकता है ये अपने जीवन का अधिकांश भाग भूमि के अंदर व्यतीत करते हैं और ये मुख्यतः मैथुन हेतु मृदा से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भारत में पश्चिमी घाट के लिए देशज है। पश्चिमी घाट जो हमारे यहाँ पे होता है, जो गोवा वगैरह नीचे यहाँ पे जाते हैं जब इस टाइप में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या होता है, सिकाडा एक तरह के ये कीड़े होते हैं। ठीक है, जो अपना अधिकांश टाइम कहाँ पे, भूमि के अंदर रहते हैं और मृदा के बाहर सिर्फ मेटिंग या फिर मैथुन जिसे बोलते हैं उसके लिए आते हैं। ठीक है, और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये कीट अमेरिका के साथ साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 41 के बाद 42, कभी कभी सुर्खियों में जो रेशम वेयर शब्द का यूज़ किया जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसे सर्वश्रेष्ठ रूप में जो वर्णित करता है। ठीक है, रैंसम वेयर। ठीक है, मैं रेमेडिसिविर सोच रहा था, ये रैंसम वेयर है। ठीक है, आपने सुना होगा रैंसम वेयर। तो यह एक जाली मैसेज या ईमेल के माध्यम से एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को धोखा देने या उसके द्वारा संवेदनशील जानकारी चोरी करने के लिए उसकी गोपनीयता भंग करने की एक निर्दिष्ट करता है। ठीक है, हो सकता है। उसका देखिए यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो आपके कंप्यूटर पर जो कूट होता है, जो एनक्रिप्टेड होता है, उसके रूप में फ़ाइलों को लॉक करता है और आपकी फ़ाइलों को लौटाने के लिए भुगतान की मांग करता है। ठीक है, रैंसम चलिए, यह उस हमले को संदर्भित करता है जो कंप्यूटरों को सर्वर या नेटवर्क की क्षमता से अधिक ट्रैफिक से अभिभूत कर देता है। हो सकता है यह क्या होता है, इप्स ड्रॉपिंग हमलों को संदर्भित करता है जो तब घटित होता है जब हमलावर जो होता है वो स्वयं को द्विपक्षीय व्यवहार में सम्मिलित करता है और डेटा चोरी करता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार और पढ़ के इसका आंसर दीजिए। तो रैंसमवेयर क्या होता है, सेकंड। ठीक है, रैंसम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो बच्चे जो जैसे किडनैप करके नहीं रैंसम मनी मांगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो आपके कंप्यूटर के रूप में फाइलों को लॉक कर देता है और उसको खोलने के लिए रैंसम या फिर जो हमारा वो होता है पैसे होता है उसकी मांग करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो किन्हें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति जो है शक्तियाँ माना जा सकता है निम्नलिखित में से। तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, मतलब जो हमारे राज्यपाल हैं उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ ही है। ठीक है, तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना हो सकता है, आपने पढ़ा हो तो। राज्यपाल की क्षमता जो है आदि की शक्तियाँ, क्षमा आदि की शक्तियाँ, क्षमा आदि की शक्ति जो माफ़ी करते हैं। राज्यपाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति, मतलब राष्ट्रपति को जो है बोल सकते हैं
कि यहाँ पे वो लगाया जाए, मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त ना होने की स्थिति में राज्य विधानसभा का विघटन, मतलब राज्य विधानसभा का विघटन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यहीं से मतलब देख के इसकी स्टेटमेंट में बता देंगे क्या आंसर है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 1-1-3, 2-3-4, 1-3-4, 1-2-4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, 1 और 3 4 क्या है, सही उत्तर है 1 3 4, क्योंकि ये हमारे क्या है संविधान में डायरेक्टली दी गई है, जो अनुच्छेद हमारा 161 है। ठीक है, वहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनकी क्षमा की आदि की शक्ति दी गई है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे जो है उनके विवेकाधीन पे, विवेक पर मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन है मतलब इन तीनों में ही, तो आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 44 निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टाइरिन गैस है उसके स्रोत हैं। स्टाइरिन गैस तो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, हो सकता है सिगरेट का धुआं, हो सकता है सहबहुलकों के उत्पादन की प्रक्रिया, हो सकता है रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सही कौन सा इनमें से है, 1 2 स्टाइलिन की बात हो रही है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3 4। ठीक है, जो स्टाइलिन होता है, स्टाइरिन होता है, वो एक क्या होता है, ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जो है पॉलीस्टाइरिन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबड़ और जो लेटेक्स होता है उसके निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसके संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है, श्वसन जो संबंधी समस्याएं वो आती है, आंखों में जलन होती है। ठीक है, उसके अलावा जो जो आंखों की झिल्ली होती है उसमें जलन होती है, जठरांध संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगर हम दीर्घकालिक संपर्क में आ जाइए तो अल्पकालिक था, दीर्घकालिक में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो माइनर उसमें जो है उसे प्रोड्यूस करती हैं, जो स्टाइरिन गैस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोको लिथोफोरस, उसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है, ये विश्व के जो महासागर है उनकी ऊपरी परत में रहने वाले एकल कोशिकीय शैवाल हैं, हो सकते हैं कोकोलिथोफोरस। ये खुले महासागरों में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका उत्पादन करने के लिए समुद्री पादप पल्वकों को जो कैल्सी भवन है वो करते हैं। ठीक है, कौन सा सही है, तो 1-1-2-1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नाम याद रखिएगा, कोकोलिथोफोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में जो 1937 में हुए जो प्रांतीय चुनाव थे उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, 1937 के प्रांतीय जो चुनाव थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत करवाए गए थे, हो सकता है मुस्लिम जो लीग बंगाल प्रांत का सबसे बड़ा दल था, 1937 की बात हो रही है। महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रांतीय मंत्रालयों के कार्यों की सराहना की, ये भी हो सकता है। कौन सा इसमें से सही है, तो 1-2 दोनों, 1-2-3, 1-2-3। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो जो पहली स्टेटमेंट हमारी वो सही है। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पे हमारा क्या था, जो कांग्रेस था वो सबसे बड़ा हमारा क्या था, दल था। और यहाँ पे देखिए जो ये पीछे सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इसमें एक लाइन पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जो मत था कि मंत्रिमंडल के गठन की नीति, एक सेकंड रुकिए, तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हरिजन के लेखों में अनेक बार कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो पद थे उसके बढ़ते दुरुपयोग और व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसकी कड़ी निंदा की। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए जो 47 था, तो स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन द्वारा जो चालित हमलावर पनडुब्बी है उनका एक वर्ग है, तो हो सकता है इनका निर्माण रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ किया जा रहा है, ये भी हो सकता है रशिया से जो यूज़ है। इसका नामकरण लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों के नाम पर किया गया है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1-1-2-2-3-1-3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी दो गलत क्यों हैं, तो सेकंड में क्या है, जो रशिया उसकी जगह फ्रांस आएगा। ठीक है, और जो ये वाला है तो इसका नामकरण क्या है, जो शिकारी समुद्री प्रजाति है जो कि सैंडफिश है,
उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो भारत में जो वित्तीय बाजार अवसंरचना है उसके घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किनको जो है इनमें से किया गया है। तो पहला क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली हो सकता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हो सकता है, क्लियरिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा जो है सही है। तो पहला है 1-2, दूसरा है 2-3, तीसरा है 1 और ये है 1-2-3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, मतलब हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 49th। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चौकीदारों करों का भुगतान करने से इनकार करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा, तो हो सकता है ये भी। उसके बाद कनिंघम सर्कुलर का कार्यान्वयन, ये भी हो सकता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है इसमें से, 1-2, 1-2-3, 1-3, 1-2-3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला और दूसरा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो है जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके समाप्त होने के काफ़ी टाइम बाद जो है इसे स्टार्ट किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। उसके बाद देखिए तो 50वां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन। ठीक है, जल क्या होता है, H2O होता है, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, ये भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन, तो कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए पहला क्या है, 1-2-3, 2, 1-2, 1-3। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो मतलब जो पौधे वगैरह अपना भोजन बनाते हैं ना, सूर्य का प्रकाश, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करके, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके अलावा जो पहला है तो ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण करता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और जो थर्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है अपचयन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो CO2 है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में जो है अपचयन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल इसका इतना ही करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये पसंद आएगा तो कमेंट में आप बताएंगे, ताकि मैं इसका जो मतलब अभी कोशिश करूँगा कि 24 से और 30 तक की ये तो एटलीस्ट अपलोड करूँ ही मैं, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट वो है, आपको एनालाइज़ करने में इजी होगा। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं इसका कल मतलब इवनिंग तक सेकंड पार्ट मतलब इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बैठे रहिए, कोना पकड़िए और किताब पकड़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी कोना पकड़ी किताब पकड़ी, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि ये मतलब 2-3 मेरे सिबलिंग थे, तो घर में थोड़ी कम जगह थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा होना चाहिए कि मैं चाँद पे चला जाऊँ जहाँ पे कोई भी ना हो और पढ़ता रहूँ, है ना, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस टाइप से जो है एक स्पेस मतलब मैं चाहता था ऐसा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।